बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे हाउ डीएनए वर्क्स। तो मैंने तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई है कि डीएनए जो है इसके काम की डिपेंडेंस जो है वो जीन्स के ऊपर होती है, यानी सारा कमाल जो है वो डीएनए के अंदर जीन्स का है। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो जीन्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये कंपोजिशन वो किस तरीके की है। और सेकंड बात मैंने तुम लोगों को ये बताई थी कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ये खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि इसको प्रोड्यूस होने के लिए डीएनए की इंस्ट्रक्शंस होना ज़रूरी है इसके पास, ठीक है ना। डीएनए इंस्ट्रक्शन जब देता है तो ही आरएनए पैदा होता है। कल मैंने बताया था इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जब भी किसी जिस्म के अंदर कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो डीएनए फौरन इंफॉर्मेशन जारी करता है, ठीक है ना। वहाँ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेकर कौन जाता है, मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है इसका हेल्पर होता है, ठीक है। यानी ये बुनियादी तौर पर हमारे पास ये 2 आरएनए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन देगा डीएनए तो वो हमारे पास जो है जहाँ पर भी जो है वो चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ के सेल्स के डीएनए जो है वहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन अपनी जारी करेंगे तो वहाँ पर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो उस पैगाम को लेगा, ट्रांसफ़र आरएनए जो है हेल्पर होता है मैसेंजर आरएनए का, जो राइबोसोमल आरएनए तक पैगाम लेकर जाते हैं। तो फिर राइबोसोमल आरएनए जो है इसका ओवरऑल सारे आरएनए का काम प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो राइबोसोमल आरएनए है ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो तुम्हारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें अलग से राइबोसोम ऑर्गेनेली पाई जाती है, ठीक है ना, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से तुम्हारी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसके अंदर भी जो है वो राइबोसोम्स मौजूद हैं, तो ज़ाहिर वहाँ भी प्रोटीन बनती है। आपके न्यूक्लियस के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए होता है, तो वहाँ से भी प्रोटीन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब जो आरएनए है इसकी कंपोजिशन भी हमारे पास डीएनए की मानद ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर भी 5 कार्बन शुगर है, डीएनए के अंदर भी थी, लेकिन इसकी शुगर को हम बोलेंगे राइबोस शुगर, और उसके हमने शुगर को क्या बोला था, डीऑक्सी राइबोस। इसके अंदर भी सेम हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है, और इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमीन की जगह वहां पर होता है यूरासेल, ठीक है। अब डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन बेसिस थी, ठीक है। मैं अलग से ये लिख रहा हूं तुम लोगों को ताकि समझ आ जाए। डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन बेसिस थी, लेकिन जो हमारे पास डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस थी वो हमारे पास क्या थी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ये थी। लेकिन इसकी नाइट्रोजन बेसिस में थायमीन की जगह यूरासेल, कंपोजिशन उसकी भी सेम है। जो काम थायमीन का है वही काम यूरासेल का है, सिर्फ नाम चेंज है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो कुछ है वो सब कुछ थायमीन की मानद ही होता है। अब मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आरएनए को प्रोड्यूस होने के लिए डीएनए की इंस्ट्रक्शंस जारी होना लाजमी है। अब डीएनए हमारे पास जब इंस्ट्रक्शन जारी करता है, मैंने कल भी बताया था इसके वर्क के 2 तरीकाकार हैं। इसकी इंस्ट्रक्शन जो है 2 तरीके से वर्क करती है। एक हमारे पास कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन
एंड सेकंड हमारे पास कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो तरह की चीज़ें हैं, ये दो वेज हैं जिसके ज़रिए डीएनए जो है उसकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वर्क कर रही होती हैं। एक हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की अलग वजाहत करते हैं और ट्रांसलेशन की अलग वजाहत करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें ये बात बताता जाऊं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स बनते हैं एंड मैनी एंजाइम्स, ये सब की सब हमारे पास होती हैं प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमेशा बनती हैं बाय असेंबलेज अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनती है। जो भी प्रोटीन बनती है, ये बात ध्यान में रखना कि हर प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स ये स्पेसिफिक होती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन अगर बनती है तुम्हारे जिस्म के अंदर, उसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद और उसके जुड़ने का अंदाज डिफरेंट है। इससे तुम्हारे मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है उसमें अमाइनो एसिड की तादाद और है, और उससे जुड़ने का तरीका भी हमारे पास हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे मैंने बताया है कि सारी की सारी ये प्रोटीन बनाने का काम, चाहे वो तुम्हारे हार्मोन्स बन रहे हैं या बहुत सारे एंजाइम जो बन रहे हैं, उनका काम हमारे पास इनका बनाना किसका होता है, आरएनए का होता है, मींस राइबोसोमल आरएनए का होता है। ये सब कुछ जो है, ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड की तरतीब को जोड़ता है, कितनी तादाद में जोड़ना है, ये सब जो है इसके पास इंफॉर्मेशन आती है डीएनए की तरफ से। अब यही हमने समझना है किस तरह ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। वो एग्जांपल हम लेते हैं इंसुलिन की। तुम्हारे लीवर के अंदर कुदरत ने एक ग्लैंड पैदा किया है, उसका काम उसको हमारे पास कहलाता है पैंक्रियाज। क्या कहलाता है वो, पैंक्रियाज। ये एक है, ये दो तरह के हार्मोन्स पैदा करता है, उसमें जस्ट मैं एक के जरिए एग्जांपल दे रहा हूं, इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम ये होता है डिक्रीज आर मेंटेनिंग ब्लड शुगर। नॉर्मल आप लोगों के जो ब्लड के अंदर शुगर 90 से 140 mg होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इतनी मिकदार हमारे पास जो है वो नॉर्मल है। अब ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर को। अब तुम वहाँ से शुगर ले रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर इंसुलिन को पैदा होना है। तो वहाँ पर जो पैंक्रियास के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए मौजूद है। तो लिहाजा जो पैंक्रियास के अंदर डीएनए मौजूद है तो फ़ौरन वहाँ का जो डीएनए है, बड़ा सबको समझ आ रही है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर जो डीएनए मौजूद है, सारे सेल्स में ज़ाहिर डीएनए मौजूद है, तो फ़ौरन वो अपनी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर जारी करेगा। यानी पैंक्रियाटिक सेल्स को हुक्म देगा कि तुम इंसुलिन बनाना शुरू करो। तो क्या करेगा कि हमारे पास जैसे ही आप शुगर लेना शुरू करते हो तो तुम्हारे पैंक्रियाज ने जो है वो इंसुलिन बनाना है। तो पैंक्रियाज के सेल के अंदर जो डीएनए है वो इंस्ट्रक्शन जारी करेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन जारी करेगा तो फौरन वहाँ पर हमारे पास जो है वो आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। वो आरएनए हमारे पास क्या कहलाएगा, मैसेंजर आरएनए।
अब पैंक्रियाटिक ग्लैंड के जो डीएनए है उस पर जो जीन्स इंसुलिन बनाती हैं, तो वहाँ से वो जीन जो है वो इंफॉर्मेशन देगा और अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए पैदा हुआ है उसके ऊपर छाप देगा, उसके ऊपर कॉपी कर देगा। ठीक है ना। पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के ऊपर जहाँ जो हमारे पास इंसुलिन बनाने की जीन्स हैं वहाँ की जो है सेल की जीन जो है वहाँ पर जो डीएनए है उसकी जीन जो है फॉरेन मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो इंसुलिन बनाने की इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर देगा। तो जब हमारे पास डीएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कॉपी करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। समझ आ गई? कॉपीइंग ऑफ डीएनए जीन इंफॉर्मेशन on मैसेंजर आरएनए। अब जाहिर के मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी जो है नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है उन नाइट्रोजन बेसिस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। समझ आ रही है कि डीएनए अपनी सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है उनके अंदर भर्ती कर देगा, उनमें दाखिल कर देगा, उन पे कॉपी कर देगा। तो हमारे पास वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। बड़ा यहाँ तक समझ आई मेरी बात की? अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ठीक है, तो आप लोगों के जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ज़ाहिर है कि ये न्यूक्लियस है आपका, उसके अंदर डीएनए, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है। अब बाहर है साइटोप्लाज्म, ठीक है, बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है राइबोसोम। क्या है वहाँ पर? राइबोसोम मौजूद है, ऑर्गेनेली मौजूद है। तो वहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लेकर आता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इस पर छप चुकी होती हैं। तो वहाँ से निकलता है और राइबोसोम के पास आता है। अब जैसे राइबोसोम के पास आता है तो इसमें प्रोड्यूस होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? अपनी इंस्ट्रक्शंस लेकर आ रहा है राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब हुआ है तो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो डीएनए की जीन्स ने अपनी इंस्ट्रक्शन को कॉपी किया था वो उसको रीड करेगा, ठीक है ना। रीड करेगा मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर डीएनए की जीन्स ने ये साथ बताया होता है कि कितने अमाइनो एसिड जोड़ने हैं और किस किस अंदाज से जोड़ने हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती है। जैसे राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए से पैगाम लेता है तो सही है, तो फिर उसके मुताबिक जो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन छपी हुई होती हैं वो उसके मुताबिक उसको रीड करता है और जितनी तादाद में और जिस अंदाज से अमाइनो एसिड को जोड़ना है ये राइबोसोमल आरएनए उसको जोड़ता है। जैसे वो जोड़ देता है तो फ़ौरन वहाँ पर जो है वो इंसुलिन प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर छपी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक राइबोसोमल आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को जोड़ता है, जितनी तादाद में बताया हो, जिस तरतीब में बताया हो उसको जोड़ता है और प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को फिर हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो डीएनए हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो मौजूद है वो इस तरीके से वर्क करता है कि इसका जो आरएनए होता है असिस्टेंट होता है, इसने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन लेनी होती है, बाकी सारे का सारा काम हमारे पास किसका होता है? आरएनए का होता है। तो ये हमारे पास इसका वे था आपके
डीएनए के वर्क करने का। बड़ा समझ आ गई मेरी बात की। अब पीछे मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये बात हुई थी ना मेरी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो साइज के लिहाज से भी एक हो, मैं एक, ये मेरे पास एक में ले लेता हूं, दूसरा मैं ले लेता हूं ये, सही ना। जब क्रोमोसोम साइज के लिहाज से एक जैसे हों और इनके ऊपर जो जीन्स है दोनों के ऊपर सेम हो, ठीक है, दोनों के ऊपर क्या हो, सेम हो गया। अब ज़ाहिर है कि होमोलोगस भी बनेंगे जब दो हमारे पास धागे एक दूसरे के आमने सामने हो गया। अगर वो लंबाई के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से, साइज के लिहाज से एक जैसे हैं और उन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, ये मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर दोनों साइड पर सेम जीन्स हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम हमारे पास कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम which have the same size and same gene pair on the both side, that chromosomes are called homologous chromosomes। और ऐसे क्रोमोसोम जो साइज के लिहाज से एक जैसे ना हो, जब साइज के लिहाज से वो एक जैसे नहीं होंगे, ज़ाहिर उसके ऊपर जीन्स भी सेम नहीं होंगी, ठीक है ना, तो ऐसे क्रोमोसोम फिर हमारे पास क्या कहलाते हैं, एनालॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जब क्रोमोसोम जो है वो अपनी सही लेंथ में हो और हमें उनकी पूरी तादाद का इल्म हो, तो ये टर्म हमारे पास कहलाती है कैरियोटाइप। क्या कहलाती है, कैरियोटाइप। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स and their size is called karyotype। ठीक है, अब मिसाल तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ज़ाहिर है कि तुम्हारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स हैं सबके सब क्या है, होमोलोगस होंगे, सबका साइज एक जैसा होगा और सबके ऊपर जीन्स की जो अरेंजमेंट है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो क्रोमोसोम्स की टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम का जो साइज है, जो शेप है, जो लंबाई है, लेंथ है, वो सब मिलकर हमारे पास किस टर्म का नाम उसको दिया जाता है, कैरियोटाइप का नेम दिया जाता है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को ये बात कही थी कि जिस तरह क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स फॉर्म में रहते हैं, तो इस तरीके से जो जीन्स भी होती हैं वो भी पेयर्स फॉर्म में ही रहती हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पेयर फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम पे हमेशा जीन्स इस फॉर्म में रहेंगी, पेयर्स फॉर्म में रहेंगी। लेकिन ये बेटा बात ज़हन में रखना कि अब यहाँ पर आपके क्रोमोसोम या डीएनए जो भी ले लो, यहाँ पर तुम्हारी एयर बनाने वाली जीन है, या भी एयर बनाने वाली जीन है, तो हमें समझ आ गई ये पेयर फॉर्म में है। लेकिन दोनों की हमारे पास जो फिनोटिपिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। इसकी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी और हो सकती है इसी, लेकिन हमारे पास दोनों जीन जो है वो कान बनाने वाली हैं। मैंने ये 12 मरतबा बताई है बात, जब मैं लेक्चर्स भी कर रहा होता हूँ तो मैं बताता हूँ ये बात कि आपका जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उस पर कम अज़ कम खसूसियत जो आप लोगों की करैक्टरिस्टिक्स जिससे में पैदा होती है, वो कई भी करैक्टरिस्टिक्स है, उसको हम ट्रेट्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। किसका नाम देते हैं, ट्रेट का। करैक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपके डीएनए या क्रोमोसोम पर हर ट्रेट, हर करैक्टरिस्टिक्स की एक जीन पेयर हर सूरत में मौजूद होना लाजिम है। अगर वो एक जीन पेयर भी ना हुआ तो कभी भी आपके बॉडी के अंदर वो खसूसियत पैदा नहीं। मिसाल आपके डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर कान बनाने वाली जीन ही नहीं है तो तुम्हारे अंदर कान कभी भी पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एक खसूसियत की कितनी सारी जीन पेयर क्रोमोसोम के अंदर हो सकती हैं, ठीक है ना। एक खसूसियत मिसाल के तौर पर आपकी आंखें, कभी आपने देखा हो जिनकी रंग बिरंगी आंखें होती हैं, छह रंग बिरंगी मरीज के हमारे पास कितने कलर आंखों में आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि
आपके डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर आंख बनाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन्स है वो तादाद में बहुत सारी थी, जिसकी वजह से आपकी आंखों के अंदर जो है बहुत सारे कलर्स आ रहे होते हैं। तो आपके डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो एक खसूसियत की कितनी सारी जीन्स हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक पेयर का हर सूरत में मौजूद होना लाजिम है। अगर वो भी ना हुआ तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कभी भी जो है वो खसूसियत पैदा नहीं हो सकती। तो बेटा खसूसियत वाली जीन्स तो मौजूद, लेकिन उनकी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। आपने कभी देखा होगा कि 4-5 बहन भाई हैं तो कईयों की कानों की लो जुड़ी होती है, कईयों की कानों की लो जो है वो अलग होती है, कईयों की नाक की शेप और होती है, दूसरे बहन भाइयों की नाक की शेप और होती है, ठीक है ना। हाथों का जो साइज़ है या हाथों की शेप कईयों की और तरह के बहन भाइयों में होती है, उंगलियां छोटी बड़ी दरमियाने दर्जे की हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है फिनोटिपिक प्रॉपर्टी, कि जिसके अंदर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए ने डिटरमाइन कर दी है वो किस तरीके से जाहिर होती है, ये हमारे पास खुसूसियत क्या कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है, ठीक है। तो आप लोगों की जो जीन्स होती हैं उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो चेंज प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो कान बनाने वाली जीन है इसके अंदर जो है छोटे साइज के कान बनाने की इंस्ट्रक्शन हो, यानी कान बनाने की है, लेकिन उसकी फिनोटिपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तरह की हो। इसके अंदर फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि कान जो है उसकी लो जुड़ी हो है क्या नहीं जुड़ी, मतलब समझ आ रही सबको मेरी बात की कि फिनोटिपिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। इसको हम क्या बोलते हैं, अलील कहते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स is called allele or pair of allele which have different phenotypic properties are called allele। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। तो ये मेरे पास जो है कुछ बातें थी जो मैंने तुम लोगों के साथ करनी थी इस टॉपिक के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है ये इन सारी बातों की जो मैंने बयान की हैं इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना और गौर करना जो बातें इसमें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो।